गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस आज हम लोग पढ़ेंगे। इस समय आप लोग साइंस रोज पढ़ते हैं। आज साइंस है, क्लास है। साइंस में आप लोग का फिजिक्स है। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है? विद्युत चल रहा था। विद्युत में आपने बहुत कुछ पढ़ चुके थे। विद्युत में आज हम लोग को पढ़ना है ए मीटर के बारे में, विद्युत वोल्ट मीटर के बारे में। तो देखिएगा, ए मीटर के बारे में देखिए। ए मीटर है क्या, इसके बारे में समझिए आप लोग। तो ए मीटर ऐसा एक विद्युत यंत्र होता है। ए मीटर क्या है, इसके बारे में समझिएगा। तो ए मीटर क्या है? तो एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा मापी जाती है। ए मीटर आपका क्या हो गया? ऐसी विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली, जो भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, जो भी धारा प्रवाहित होती है ना विद्युत विद्युत परिपथ में, उसको मापता है ना, उसे हम ए मीटर कहते हैं। जैसे आपके घर में टेलीविजन है, विद्युत यंत्र है टेलीविजन, उसमें कितना धारा परिपथ, विद्युत परिपथ कितना धारा उसमें है, उसके मापने वाले को हम क्या कहते हैं? ए मीटर कहलाता है। कोई भी विद्युतीय यंत्र हो, पंखा हो, कोई भी चीज जो विद्युत यंत्र हो, ठीक ना। अब विद्युत परिपथ में जुड़े अन्य उपकरणों के साथ आमीटर श्रेणी क्रम में संयोजन से जुड़ा रहता है जाता है जोड़ा जाता है। आमीटर को क्यों जोड़ा जाता है? ताकि परिपथ की पूरी धारा का मान प्राप्त हो जाए। जो परिपथ की पूरी धारा का मान क्या हो जाएगा? उससे प्राप्त हो जाए। और क्योंकि यह बहुत कम प्रतिरोध वाले विद्युत यंत्र होते हैं, बहुत कम प्रतिरोध वाला यंत्र कौन होता है? तो आमीटर होता है। कौन होता है? आमीटर होते हैं। आपका यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए, आमीटर एक प्रतिरोध चालकता। अब देखिए, जब यहाँ पे आपका ये दिखाया गया आमीटर है, यहाँ पे आपका ये प्रतिरोध है, और नीचे आपका क्या हो गया? यहाँ पे चालक की तार है। यहाँ पर इस बात को ध्यान। अब इसके बाद आप लोग वोल्ट मीटर के बारे में समझिएगा। तो वोल्ट मीटर क्या है? एक ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा परिपथ में के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। कोई विद्युत यंत्र है कि ऐसा विद्युत यंत्र जिसके द्वारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदु को, यहां से मान लीजिए एक परिपथ था, एक धारा था, ये धारा आपका ए हो गया। क्या हो गया? धारा है। ये आपका क्या है? धारा बी। अब ये प्रतिरोध है आपका, ये क्या हो गया? प्रतिरोध। तो ऐसा विद्युत जिसके द्वारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदु की बात की गई है। एक बिंदु आपका यहाँ ए हुआ, एक बिंदु आपका बी हुआ। दो बिंदु के बीच का विभवांतर, के बीच के विभवांतर को मापने वालों को हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। तो धारा ए और धारा बी, इन्हीं दो बिंदु के बीच को विभवांतर को जो मापा गया, उसे हम क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर। बी से हम किसे कहते हैं? सूचित करते हैं। तो वोल्ट मीटर को आप लोग को बताया गया होगा। अब वोल्ट मीटर और समझिए, वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में जुड़े अन्य उपकरणों के, बहुत सारे अन्य उपकरणों के 7 वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है आपके वोल्ट मीटर को। किंतु यह परिपथ की धारा में बहुत ही कम, नगण्य कमी धारा उत्पन्न करती है। क्योंकि वोल्ट मीटर क्या होता है? एक उच्च धारा वाला विद्युत यंत्र होता है। वोल्ट मीटर जो है आपका कैसा धारा? एक उच्च प्रतिरोध वाला धारा होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे आगे अब हम लोग चलते हैं, समझिएगा। इससे आगे आप लोग क्या समझना है हम लोगों को? इससे आगे अब दिष्ट धारा के बारे में, किस धारा के बारे में? दिष्ट धारा के बारे में समझेंगे।
तो दिश धारा के बारे में समझिएगा। दिश धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, दिश धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। तो दिश धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में समझिए। इसे क्या हम लोग, तो यहाँ पर समझिएगा, विद्युत परिपथ में यदि विद्युत परिपथ में धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसी धारा को दिश धारा कहलाती है। जब आपका विद्युत धारा परिपथ में, यदि धारा विद्युत परिपथ में आपका एक ही दिशा में जा रही है, आपका परिपथ में एक ही दिशा में जाएगी तो हम इसे क्या कहेंगे, दिश धारा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, दिश धारा। तो लिख सकते हैं दिश धारा क्या है एवं प्रतिवर्ती धारा के बारे में। तो दिश धारा के बारे में पहले समझिए। तो दिश धारा ये तो दिश धारा परिपथ प्रतिवर्ती धारा। तो हम लोग पहले दिश धारा के बारे में ही देख लेते हैं, तब प्रतिवर्ती धारा पे चलेंगे। तो दिश धारा में इसकी परिभाषा क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग, विद्युत परिपथ में यदि धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, कितने दिशा में, एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, एक ही दिशा में प्रवाहित होता है तो उसे दिश धारा कहते हैं। तो उसे दिश धारा कहते हैं। और दिश धारा को हम लोग संक्षेप में क्या कह सकते हैं, इसे डीसी भी कहा जाता है। दिश नोट करके आप लोग लिखिएगा, नोट करके, दिश धारा को संक्षेप में डीसी भी कहा जाता है। डीसी भी संक्षेप में डीसी भी कहते हैं, डीसी भी कहते हैं, तो आप लोगों ने समझा कि दिश धारा, तो दिश धारा जो विद्युत परिपथ में यदि धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, आपकी धारा जो विद्युत परिपथ में एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो हम क्या कहते हैं, वह दिश धारा उसे कहते हैं। और नोट, दिश धारा को संक्षेप में डीसी भी कहते हैं, और दिश धारा को संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं, डीसी भी कहते हैं। क्या, डीसी भी कहते हैं। अब समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल आप लोग उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग एक यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे समझिएगा दिश धारा के बारे में। आप लोग 2 मिनट रुक जाइए।
तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर हम लोग एक क्या कर रहे थे, दिश धारा के बारे में समझ रहे थे। दिश धारा के बारे में जब हम लोग समझ रहे थे, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग एक रेखा ले लिए, ये हम लोग का क्या हो गया, डीसी हो गया। क्या हो गया, ये डीसी हुआ। लेकिन जब इसी क्षेत्र में इधर ही हम लोग देखेंगे, जब सीधा गया एक ही दिशा में जा रहा है आपका, जब ये सीधा एक ही दिशा में गया, एक ही दिशा में तो डीसी है। लेकिन मान लीजिए यह आपका, यह इस तरह से करके जाता है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे, तो ये आपका एसी धारा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एसी हो, ऊपर सीधा एक ही दिशा में गया तो डीसी। इस तरह से इधर आपका लिया गया समय हो जाएगा। जब किसी खास समय तक धारा एक दिशा में हो, किसी खास समय तक धारा एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, और उतने ही समय तक विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित होती रहती है, उतनी ही क्या करता है, उतना ही समय तक विपरीत दिशा में भी बारी बारी से प्रवाहित होती रहती है। तो ऐसे धाराओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। देखिए भाई, सीधी रेखा में गया, यहाँ से गया, जा रही है धारा, गई ना, अब गई एक ही दिशा में, और उतना ही समय विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित हो रहा है। और क्या कर रही है, विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित हो रही है। तो ऐसी धारा को हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, ऐसे एसी भी कहते हैं। तो लिखिए प्रतिवर्ती धारा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। दिश धारा और प्रतिवर्ती धारा आपके एग्जाम में खूब पूछे गए क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रतिवर्ती धारा, तो प्रतिवर्ती धारा है, तो देखिए प्रतिवर्ती धारा हो गया आपका। जब यह प्रतिवर्तित धारा की बात हुई तो इसकी परिभाषा क्या होगा, लिखिएगा आप लोग। जब किसी खास समय तक धारा एक दिशा में और उतना ही समय तक विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित होती है, तो उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में खूब पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। तो अब यहाँ तक हो गया, नोट में लिख लीजिएगा कि प्रतिवर्ती धारा को, इसे नोट में आप लोग लिखिएगा कि प्रतिवर्ती धारा को संक्षेप में एसी भी कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा के बारे में पता चल गया आप लोगों को। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो जानते चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक के बारे में। कौन सा विद्युत का चालक है, कौन सा विद्युत का अचालक है, कौन सा विद्युत का अर्धचालक है, अतिचालक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो समझिएगा, विद्युत के चालक अब किस किस के बारे में हम लोग को पढ़ना है, यह जानना है। तो हम लोग जानेंगे अभी चालक के बारे में। किसके बारे में, चालक के बारे में पढ़ेंगे, अचालक के बारे में पढ़ेंगे,
और किसके बारे में, अर्धचालक के बारे में, अर्धचालक के बारे में, और एक पढ़ेंगे अतिचालक के बारे में, अतिचालक, यही सब के बारे में जानेंगे। तो इस सब स्टार्ट करने से पहले आपको जान लीजिए कि विद्युत के आवेश के प्रवाह के लिए, विद्युत को जो आवेश होते हैं उनके प्रवाह के लिए भिन्न भिन्न पदार्थ की आवश्यकता होती है, बहुत सारे पदार्थ की आवश्यकता होती है, अलग अलग प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होती है, और उनकी प्रकृति के अनुसार, हम प्रकृति के अनुसार इन्हें 4 भागों में विभक्त किया गया है। अब प्रकृति के अनुसार में कितने भाग में, 4 भाग में विभक्त कर दिया गया है। तो पहला आपका हो गया चालक, दूसरा अचालक, तीसरा अर्धचालक, चौथा अतिचालक हो गया आपका। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा चालक के बारे में, अनुप्रिया, विशाल जी, रानी जी, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा चालक के बारे में। तो चालक क्या है, तो चालक के बारे में समझिए, एक ऐसा पदार्थ होता है, चालक आपके परिभाषा से पहले लिख लीजिए आप लोग, चालक के बारे में लिखना है तो चालक की परिभाषा लिखिए। तो ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चली जाती है, आसानी से चले जाते हैं, उसे चालक कहते हैं, उसे चालक कहते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चालक। अब देखिए चालक पदार्थ मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में क्या होता है, पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी अधिक होती है। क्या होती है, बहुत ही काफी अधिक होती है। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते, देखिए सोना का जब आप तार बनाइएगा बहुत लंबे बनते हैं, बहुत ही पतले भी तार बन सकते हैं सोना, लेकिन उसके बाद सबसे अच्छे तार कौन का, सोना। लेकिन लोग सोने के तार क्यों नहीं प्रयोग करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। यदि लगाएंगे तो पोल पर से लाइन लाएंगे तो रात में ही काट कर चोरी करके ले जाएंगे, इसलिए महंगे तार होते हैं सोने के, इसलिए लोग नहीं यूज करते। तो सबसे अधिक ज़्यादा विद्युत प्रवाहित होते हैं तो किस तार में, सोना में सबसे अधिक, क्योंकि सोना एक चालक है और इसमें क्या होता है कि ऐसा पदार्थ है सोना जिनसे विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चले जाते हैं, बहुत तेजी से भी चलते हैं। ऐसे अब देखिए मुक्त इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो बहुत अधिक होती है। इसके बाद सोना के बाद आप लोग चांदी की तार की बात किया जाए तो सोना से क्या होता है, कम चांदी होते हैं। चांदी के बाद आपका तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब आपका क्या, नमकीन, गोल इत्यादि, ये सब चालक पदार्थ। तो उदाहरण के लिए आप लोग लिख सकते हैं, उदाहरण में आप लोग लिख सकते हैं क्या, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सोना, सोना के बाद चांदी, चांदी के बाद क्या लिखेंगे, तांबा, तांबा के बाद क्या लिखेंगे, तांबा के बाद हम लोग लिख सकते हैं लोहा, एल्युमिनियम। ये सब क्या है, ये सब चालक पदार्थ है। क्या है, ये सब चालक पदार्थ है, ये सब चालक है। इसमें क्या होते हैं, आयरन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक होती है, यह बात याद रखिएगा। नमकीन, घोल इत्यादि,
नमकीन के घोल इत्यादि। तो चलिए ये बात अब चालक के बारे में समझ चुके हैं। इससे आगे हम लोग देखते हैं अचालक के बारे में। किसके बारे में? अचालक के बारे में। तो अचालक के बारे में देखिएगा आप लोग। अचालक, अचालक, तो अचालक क्या है देखिए। तो अचालक के बारे में, तो अचालक आपका क्या होगा, इससे पहले समझिएगा। अचालक से पहले चांदी सर्वश्रेष्ठ चालक है, इसकी काफी विशिष्ट अचालकता होती है। और 10 के पावर 7 ओम पावर -1 मीटर के पावर -1 की कोटि की होती है। ताप बढ़ने पर चालक की विशिष्ट की चालकता घटती है। ताप बढ़ने पर चालक के विशिष्ट पर क्या होगी, इसकी चालकता घटती रहती है। दूसरा बात आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग, दूसरा बात क्या ध्यान रखिएगा, तो अचालक के बारे में देखिए। अचालक क्या होंगे, तो अचालक के बारे में समझिए आप लोग ध्यान से। अचालक, तो अचालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिनसे होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकते। जिनसे विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता, उसे अचालक, ऐसे याद कीजिए जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके, उसे हम क्या कहेंगे, अचालक। ऐसे में तो लिखिए, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत का आवेश प्रवाहित नहीं हो सकते हैं, प्रवाहित नहीं हो सकते हैं, अचालक कहते हैं। अचालक कहते हैं, अचालक कहते हैं। तो अचालक कहलाते हैं, लिख दीजिए अचालक कहलाते हैं, या उसे लिख दीजिए यहाँ पर, उसे अचालक कहते हैं, उसे अचालक कहते हैं, अचालक कहते हैं। अचालक कहते हैं। अब अचालक कहते हैं तो दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं हम लोग कि इसमें क्या होता है, पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता बहुत कम होती है, जिनकी पदार्थ की विशिष्ट चालकता बहुत कम होती है, उसे भी अचालक कहते हैं। ये भी कह सकते हैं अचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन चालक पदार्थ में आपका बहुत संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। अचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, इसमें नहीं होते इलेक्ट्रॉन। उदाहरण के लिए आप लोग समझिएगा क्या क्या इसमें हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। तो सल्फर आपका अचालक है, सल्फर आपका क्या हो गया, अचालक। कांच आपका क्या हो गया, अचालक। रबर आपका क्या हो गया, अचालक। अब इसके बाद देखिए प्लास्टिक आपका क्या हो गया, तो अचालक, प्लास्टिक भी आपका अचालक। सूखी लकड़ी आपका अचालक, सूखी लकड़ी अचालक हो गया आपका, सूखी लकड़ी अचालक। आप ध्यान रखिएगा तो इत्यादि लिख दीजिए। तो ये सब आपका क्या हो गया, प्लास्टिक, सल्फर, कांच, रबर, सूखी लकड़ी, ये सब आपके अचालक हो गए। अचालक में क्या होते हैं, तो इसमें विशिष्ट अचालक में आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम होती है, विशिष्ट चालकता बहुत ही कम होती है अचालक में। एक ऐसा पदार्थ जिसमें विशिष्ट चालकता बहुत कम होती है, उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। आप समझ गए। सिरामिक्स की विशिष्ट चालकता बहुत ही कम होती है। नोट में लिखिएगा आप लोग इस बात को, किसकी चालकता सबसे कम होती है, तो सेरामिक्स, सेरामिक्स की
विशिष्ट चालकता बहुत ही कम होती है। विशिष्ट चालकता चालकता बहुत ही कम है, बहुत ही कम, बहुत ही कम है। 10 के पावर 7 10 के पावर -7 ओम, -7 ओम, ये पावर -1, ये मीटर पावर -1 एम है, ये मीटर पावर -1, यहाँ पे एम कर लीजिए, यहाँ पे एम हो जाएगा मीटर की कोटि की होती है। तो सेरामिक्स की विशिष्टता बहुत ही कम होती है। और कितना कोटि की होती है? तो 10 के पावर 7 ओम के पावर -1 मीटर के पावर -1 कोटि की होती है। ये बात आपने आज चालक के बारे में समझा। चालक के बारे में भी आप जान चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं अर्धचालक के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? अर्धचालक के बारे में पढ़ते हैं। तो अर्धचालक देखिएगा, अर्धचालक क्या है। तो अर्धचालक अर्धचालक के बारे में समझिए। तो अर्धचालक क्या है आपका? तो अर्धचालक के बारे में ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ होते हैं जिनकी विशिष्ट चालकता अचालक पदार्थ के विशिष्ट चालकताओं के बीच होती है। यानी चालक और अचालक के बीच में होगा ना, तो सब अर्धचालक कहेंगे। जो चालक थे और अचालक थे उनके बीच में हो तो क्या हो जाएगा? अर्धचालक। चालक और अचालक के बीच में होगा तो ये क्या हो जाएंगे? अर्धचालक। ठीक ना? तो लिख सकते हैं आप लोग परिभाषा क्या? देखिए, ऐसा पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता अधिक होती है। विशिष्ट चालकता अचालक तथा चालक पदार्थों की विशिष्ट चालकताओं के बीच होती है। चालकताओं के बीच होती है। तो समझ गए अर्धचालक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता अचालक तथा चालक पदार्थ के विशिष्ट चालकताओं के बीच में होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अर्धचालक कहते हैं। उसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक कहते हैं। चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिएगा कि आपका अर्धचालक कौन कौन सा होता है। तो अर्धचालक आपका एक जर्मेनियम, एक सिलिकॉन होंगे। दो ही होते हैं अर्धचालक। कौन कौन सा? एक जर्मेनियम एवं एक क्या हो जाएगा आपका? एवं सिलिकॉन। तो दो आपका अर्धचालक हो गए। कौन कौन हो गए? जर्मेनियम एवं सिलिकॉन आपका। अब देखिए, ताप बढ़ने पर इनकी विशिष्ट चालकता बढ़ती है। यदि अर्धचालक में ताप बढ़ेंगे इनकी विशिष्ट चालकता भी क्या होती है? बढ़ती है। इन पदार्थ की विशिष्ट चालकता कितना से कितना के दायरे में होते हैं, इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। इनकी अर्धचालकता, ये बात समझ गए। ताप बढ़ने पर इनकी विशिष्टता की चालकता बढ़ती है।
इन पदार्थों की विशिष्ट चालकता कितने से कितने के रेंज में हो जाएगा, ये बात लो। इन पदार्थों का जो अर्धचालक पदार्थ होंगे उनकी कितना रेंज होता है, अर्धचालक के पदार्थों की विशिष्ट चालकता कितना होगा, तो लिख लीजिएगा रेंज के दायरे में होते इतने, जितना आपको लिखाया जाएगा अभी। विशिष्ट चालकता 2.5 × 10⁻⁻4 से लेकर 0.25 × 10⁻⁴ ओम के पावर -1 मीटर के पावर -1 के दायरे में होती है। अब पता चल गया कि अर्धचालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता कितना होती है, तो 2.5 × 10⁻⁻4 से लेकर 0.25 × 10⁻⁴ ओम के पावर -1 मीटर के पावर -1 के दायरे में होती है। इस बात को यहाँ पर आप लोग को समझ आ चुका होगा। अब इसके बाद समझ अर्धचालक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अर्धचालक का उपयोग कहाँ किया जाता है, पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चंस कि आप बताइए कि अर्धचालक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो समझिएगा बात आप लोग, अर्धचालक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर में। पहला लिखिए कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो अर्धचालक का प्रयोग आपका ट्रांजिस्टर में, कहाँ पे, ट्रांजिस्टर। दूसरा आप ध्यान रखिएगा डायोड में, कहाँ पे, डायोड में। तीसरा आप ध्यान रखिएगा कंप्यूटर में, कहाँ पे, कंप्यूटर। तो ट्रांजिस्टर में अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, डायोड में अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर में पूछा जाता है कि कंप्यूटर में अर्धचालक को सिलिकॉन प्रयोग किया जाता है। अब देखिए स्मरण युक्ति के लिए निर्माण में अर्धचालक का उपयोग ट्रांजिस्टर, डायोड, कंप्यूटर के स्मरण युक्तियों के लिए भी किया जाता है। अब इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग, एक आपका बच जाता है चौथा अतिचालकता। इनके बारे में समझिए। अतिचालकता के बारे में, तो एक ऐसा पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर या शून्य पर निरपेक्ष पर बिना किसी प्रतिरोध का विद्युत गमन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। अतः यही घटना अतिचालकता भी कहलाती है। यह भी घटना आपका क्या कहलाता है, अतिचालकता। तो परिभाषा आप लोग लिखिएगा कि अतिचालकता के बारे में कि ऐसे पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप या शून्य या निरपेक्ष के समय कह सकते पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत का गमन होता है। किसका गमन, विद्युत का गमन होता है। विद्युत का गमन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। अतिचालकता कहते हैं। जैसे आप लोग लिख लीजिएगा उदाहरण से, जैसे से पहले समझिए आप लोग कुछ बातों को ध्यान से देखिएगा। आप लोग अनुप्रिया, विशाल, रानी, नंदिनी, क्रिश, आप यहाँ पर यह घटना, ऐसी घटना का प्रदर्शन, अतिचालकता घटना का प्रदर्शन 1911 ईस्वी में डच के भौतिक विज्ञानता थे, उसका नाम क्या था, H.K. ओनस ने पारा को ठंडा करके किया। किसको, डच के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, डच के वैज्ञानिक का नाम क्या था, साइंटिस्ट है, उस डच के वैज्ञानिक का नाम था
क्या नाम था दक्ष के वैज्ञानिक का नाम? तो H.K. ओन्स, Noonnes। इन्होंने क्या किया? पारा को ठंडा करके देखा, करके किया। पारा को क्या कर दिया? ठंडा करके किया। क्या किया? इन्होंने एक ऐसा घटना को प्रदर्शन किया कि पारा को ठंडा करके देखा, यानी धात्विक चालक को ठंडा करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। यदि किसी धात्विक चालक के हम पदार्थ को, धात्विक चालक को ठंडा करने पर उसका पदार्थ होगा, उसका क्या होगा? घनत्व घट जाएगा। पदार्थ उसका ठंडा करने पर उसका प्रतिरोध घटता है, नहीं कि पदार्थ का घनत्व घटता है, प्रतिरोध घटता है। यह एक ऐसा न्यूनतम ताप पे होता है, यह कैसे होता है? न्यूनतम ताप पर होता है जिस पर उसका प्रतिरोध लगभग क्या होता है? शून्य हो जाता है। जिसका प्रतिरोध, उसका जो प्रतिरोध होता है उसका लगभग शून्य हो जाता है। उदाहरण स्वरूप आप लोग को अभी बताया गया कि पारा का ताप धीरे धीरे इतना कम कर दिया गया, पारा का इतना ताप धीरे धीरे कम कर दिया गया था कि -273 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध गायब ही हो गया। कितने डिग्री सेल्सियस पर गायब हो गया उनका? तो 4.12 केल्विन, या डिग्री सेल्सियस में देखिएगा तो -269 डिग्री सेल्सियस पर पारा का प्रतिरोध ही गायब हो जाता है। उसका प्रतिरोध ही पारा का गायब, अर्थात शून्य हो गया। और अर्थात हम क्या कर सकते हैं? पारा जो था वह शून्य हो गया। इस घटना को ही हम क्या कहेंगे? अति चालकता कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? अति चालकता कहते हैं। और इस स्थिति में हुए चालक को अति चालक, जिसे विशेष ताप के नीचे ऐसा होता है उस पदार्थ का अति चालक के काला संक्रमण ताप भी कहते हैं। धातुओं को में शीशा, धातु में कौन सा? शीशा, जिंक, एल्युमिनियम तथा मिश्र धातु में विस्मित प्लस सोना। मिश्र धातु में देखें तो विस्मित प्लस सोना प्लस नाइट्रोबियम का नाइट्रेट अपने अपने अति चालकतीय काला के संक्रमण ताप पर क्या होते हैं? नीचे पदार्थ होते हैं। 1986 ईस्वी में सेरामिक पदार्थ जिसमें बेरियम एवं लिथियम मिला हुआ था। सेरामिक पदार्थ में क्या मिला हुआ था आपका? बेरियम मिला हुआ था और लिथियम मिला हुआ था। कब? और 1986 में सेरामिक पदार्थ इसमें बेरियम एवं क्या? लिथियम मिला, जो 35 डिग्री केल्विन या -238 डिग्री सेल्सियस पर ताप को क्या किया गया था? अति चालकता बनाया गया था। कितना डिग्री केल्विन पर? तो 35 डिग्री केल्विन पर, और सेल्सियस में देखा जाए तो -238 डिग्री सेल्सियस। ऐसा प्रयास किया जा रहा था कि कमरे के ताप विद्युतीय संयंत्रों के कार्य क्षेत्र में क्रांति आ जाए। और किस क्षेत्र में क्रांति आ जाए? कमरे को ताप के विद्युतीय संयंत्र में कार्य में क्रांति आ जाए। हमारे देश के प्रधान केंद्र भारतीय विज्ञान संस्थान दिल्ली, हमारे देश का सबसे प्रधान केंद्र कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय भी कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ? तो नई दिल्ली में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है हम लोगों का? तो नई दिल्ली में भारतीय विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। तो आप लोग याद रखिएगा भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली। और राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला इस दिशा में अक्सर है। और जो राष्ट्रीय है, दिल्ली का राष्ट्रीय भौतिकी, नहीं, भारतीय विज्ञान संस्थान दिल्ली में नहीं, हम लोग बेंगलोर में हो जाए। भारतीय विज्ञान संस्थान आपका कहाँ पे है? बेंगलोर में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और दिल्ली का राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, और भारतीय हम लोग राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे? दिल्ली में। तो इस तरह से प्रयोगशाला कहाँ पे है? दिल्ली में। आप लोग का आज इतना ही तक रहने दिया जा रहा है।
कल आप लोग को प्रतिरोध पढ़ाया जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए मिलेंगे आप लोगों को, और उसके बाद हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे। ओम के नियम के बाद हम लोग विद्युत धारा को सुनिए, प्रभाव को पढ़ेंगे, विद्युत ऊर्जा को पढ़ेंगे। चलिए आज आप लोग इतना ही, फिर हम लोग कल सुबह इसी